हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। बहुत अरसे बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। आई नो द वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी बैड बिकॉज़ इसमें वीडियो मैटर नहीं करती, क्योंकि हम अभी चेंज कर लेंगे और स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये एक न्यू स्टार्ट हो रही है, पास्ट पेपर सेशंस, ठीक है। और मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको लगा कि ये सेशंस मुझे कंटिन्यू करने चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट्स करने हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ, जिसका मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो एटलीस्ट वर्थ इट है। एटलीस्ट स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो ऐसा हुआ और स्टूडेंट्स देख रहे हुए और मुझे लगा कि हाँ नहीं, इट्स वर्थ इट, स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, तो यू नीड टू टेल मी दैट विद योर लाइक्स एंड विद योर कमेंट्स। ठीक हो गया? तो चलते हैं अपने पेपर के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पेपर खुला हुआ है। ये पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर 2023 का। ठीक हो गया? आपको ये वाली जो नॉर्मल बातें हैं ये तो पता ही होंगी कि पेपर जो है वो 1 आवर 30 मिनट्स का होता है, और इसका एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, ठीक है। और सेक्शन ए में आपने यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस, और सेक्शन बी में यू नीड टू ओनली आंसर 2 क्वेश्चंस। बट हम इस पेपर में सारे ही करेंगे। हम सेक्शन ए के भी ऑल क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शन बी के भी ऑल क्वेश्चंस ही करेंगे, ताकि ऑब्वियसली हम तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो होता है टोटली 75 मार्क्स का होता है। दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सबसे पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ना इस पेपर में देखने की, वो होते हैं ये कीवर्ड्स। ये देखें, आइडेंटिफाई, 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 आइडेंटिफाई एंड सॉरी डिस्क्राइब और डिस्कस, ठीक है। ये आइडेंटिफाई जो लिखा होगा उसका आंसर इज़ डिफरेंट, डिस्क्राइब लिखा होगा उसका आंसर इज़ डिफरेंट, डिस्कस लिखा होगा उसका आंसर इज़ डिफरेंट। देर इज़ अ रीज़न कि उन्होंने यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आइडेंटिफाई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे डिस्क्राइब क्यों नहीं लिखा। इसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है और उस रीज़न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो इसमें इन्होंने आइडेंटिफायर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिस्क्राइब के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी हम अपनी पेपर सेशन पे जाएंगे और हम इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। नीचे अगर आप देखो तो जब जो सेक्शन बी जब आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, इसके अंदर भी एक्सप्लेन असेस, ठीक है, एक्सप्लेन असेस, एक्सप्लेन डिस्कस। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस असेस एंड दिस डिस्कस आर द सेम थिंग्स, ठीक है। ये असेस हो या डिस्कस हो, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है इसके आंसर करने की वो सेम ही होती है। एक्सप्लेन जो होता है यहाँ पे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, बट सारे एक्सप्लेन्स की एक ही रिक्वायरमेंट है। तो वो ए और बी, ए और बी, ए और बी एक ही रिक्वायरमेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस को एज टू सेपरेट क्वेश्चंस लेते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ये दोनों क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन एक ही है 7, यहाँ भी क्वेश्चन एक ही है 6। डू नॉट ट्रीट दीज बोथ एज टू सेपरेट क्वेश्चंस, वरना आप अपना आंसर मैसअप कर देते हैं, ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जब स्पेशली जब आप बी स्टार्ट करते हैं, तो बी में दोबारा से उस चीज़ की इंट्रोडक्शन वगैरह देना स्टार्ट ना कर दिया करें। यू हैव टू गो विद द फ्लो, कि जब आपने पार्ट ए ख़त्म कर दिया है तो पार्ट बी में आपने उसको कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं अपने पास पेपर प्रैक्टिस सेशन पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गया जनाब पास पेपर सेशन। ठीक हो गया? पेपर 1 सेम पेपर है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जी, कोर्ट ट्रायल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, आइडेंटिफाई 2 अदर एग्जाम्पल्स। कि जी, एक कोर्ट ट्रायल की एक एग्जांपल है इंग्लिश जस्टिस, जो है जस्टिस लेने की इंग्लिश लीगल सिस्टम में, 2 और एग्जांपल बता दें। अब ऑब्वियसली कोर्ट ट्रायल इज एन एग्जांपल ऑफ जस्टिस इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यू कैन चूज एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कोई इनमें से कोई भी 2 आप चूज कर देते हैं, ठीक है, कि एक जस्टिस की एग्जांपल देनी है आपने इंग्लिश लीगल सिस्टम में। एक एग्जांपल है कोर्ट ट्रायल, 2 और एग्जांपल्स दे दें। तो जी, जूरी हो सकती है आपके पास, एबिलिटी टू बी रिप्रेजेंटेड, एक आपके पास एक जस्टिस लेने के लिए एक एक
एक टूल है, अपील सिस्टम है आपके लिए, जजेस अनबाइज्ड होते हैं, सेंटेंसिंग ऑफेंडर्स को सेंटेंस मिलते हैं तो आपको जस्टिस मिलती है, ह्यूमन राइट्स एक्ट एक है, लॉ ऑफ इक्विटी है, एडीआर भी है एक वे ऑफ गेटिंग जस्टिस, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट है एक वे ऑफ गेटिंग जस्टिस। तो ये सारे के सारे वेज ऑफ गेटिंग जस्टिस, इनमें से आप कोई दो वर्ड्स लिखेंगे सिर्फ। जब आइडेंटिफाई पे हम जाते हैं, ये दिस आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ दो एक वर्ड लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो आप एक लफ्ज़ लिख देंगे, 2 मार्क्स का होगा आप 2 वर्ड्स लिख देंगे, जिस वर्ड्स लिख दें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग कि सर क्या हम लफ्ज़ की जगह सेंटेंस में भी ये लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। आपके अंदर से वो आइडेंटिफाई, अगर आपने 2 चीज़ें ठीक कर दी होंगी तो वो सेंटेंस में से भी निकाल लेंगे, लेकिन आपने टाइम क्यों ज़ाया करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई 2 बॉडीज़ विच रेगुलेट बैरिस्टर्स। अब ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करनी है 2 बॉडीज़, मतलब 2 नाम लिखने हैं कि जो बैरिस्टर्स को रेगुलेट करते हैं। ये 4 हैं, इनमें से कोई भी 2 लिख दें, बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड, बार काउंसिल, लीगल ओम्बड्समैन, कोई भी लिख दें। यहाँ मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बड़े मज़े की, वेरी गुड वेरी डिलीशियस टिप। वो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने कहा आइडेंटिफाई 2 बॉडीज विच रेगुलेट बैरिस्टर्स, यहाँ वो इसकी जगह सोलिसिटर्स भी पूछ सकते थे, राइट। तो कितना मज़ा है कि अगर हमारे पास एक इनमें से ऐसा वर्ड आ जाए जो यूनिवर्सल हो, जो बैरिस्टर्स पे भी अप्लाई होता हो और सोलिसिटर पे भी अप्लाई होता हो, तो कितने मज़े की बात है। तो लीगल ओम्बड्समैन एक ऐसा लफ्ज़ है आपके लिए जो दोनों पे अप्लाई हो सकता है। लीगल ओम्बड्समैन बैरिस्टर्स को भी रेगुलेट करता है, लीगल ओम्बड्समैन सोलिसिटर्स को भी रेगुलेट करता है। तो या यू कैन हैव दिस वर्ड एंड यू कैन अप्लाई टू बोथ। तो टेक्निकली आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो दूसरा, एक बार स्टैंडर्ड बोर्ड आप बैरिस्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और लॉ सोसाइटी आप सोलिसिटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड स्टॉप एंड सर्च। ये भी आइडेंटिफाई है, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं और यस ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 5 रिक्वायरमेंट्स, तो आप एनी 5 इनमें से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी दी हुई हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप ये पास पेपर सेशंस जो ये सॉल्व्ड हैं इस तरह, इफ़ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन दीज, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट द नोट्स, हाउ टू गेट एक्सेस टू दीज नोट्स, तो वो आप देख लें ताकि आपको पता चले कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना है। ठीक हो गया। एनीवे, तो आइडेंटिफाई 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड स्टॉप एंड सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, ये क्वेश्चन AO1 का है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का। यू कैन चूज एनी 5 फ्रॉम दीज। 5 सेंटेंसेस आप लिखेंगे, 5 लाइंस आप लिखेंगे, तो यूर गुड टू गो। आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस राइटिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट को मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब आपसे रिक्वायरमेंट होना कि आपने 5 चीज़ें लिखनी है, 4 लिखनी है, 3 लिखनी है, तो एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स में आप काउंट तो कर सकते हैं ना कि मैंने कितनी लिखनी है। जब आप पैराग्राफ लिखने लग जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि पता नहीं कितनी हो गई हैं। तो जनाब, 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड स्टॉप एंड सर्च, कि स्टॉप एंड सर्च वैलिड कब होती है। स्टॉप एंड सर्च वैलिड तब होती है जब पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशन होती है, ठीक है, और जब क्लियर एक्सप्लेनेशन होती है, रीजंस होती हैं आपको सर्च करने की, ठीक है, और ऑफिसर क्या देख रहा है ये बहुत ज़रूरी है। वारंट कार्ड आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में ना हो। ऑफिसर को अपना नाम और कॉलर नंबर बताना पड़ता है सर्च करते हुए। ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपना स्टेशन कि वो किस पुलिस स्टेशन से है। ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता है उस बंदे को कि जो है रिकॉर्ड आपको भी मिल सकता है स्टॉप एंड सर्च का अगर आपको चाहिए। ऑफिसर मस्ट स्पेसिफाई द लेजिस्लेशन अंडर विच ही इज सर्चिंग, कि किस कानून के तहत आपको रोक के सर्च किया जा रहा है, ये भी रिक्वायरमेंट है। और ऑफिसर मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन कि इफ द पर्सन इज बीइंग डिटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ सर्च, कि अगर वो अरेस्ट कर रहा है आपको फर्दर सर्च करने के लिए तो उसको बताना ज़रूरी है। तो इनमें से कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे आपका जो पेस वाला चैप्टर है पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, उसमें ये मेंशन्ड है। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जनाब हमारा कीवर्ड चेंज हो रहा है, डिस्क्राइब। हमारा जो लास्ट की है 4th कीवर्ड है, डिस्क्राइब 2 अपील रूट्स। अब एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि देखें यहाँ पे 2 अपील रूट्स हैं, चीज़ें 2 पूछी हुई हैं, मार्क्स 6 हैं, 2 नहीं है। इसका मतलब है इट्स गोना बी 3+3। तो जब आप 2 अपील रूट्स दे रहे हैं तो दोनों आप 3-3 नंबर्स मार्क्स के लिए लिखेंगे, ठीक है।
तो डिस्क्राइब टू अपील रूट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं बड़ी ज़रूरी, कि ये ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे, इन सब की रिक्वायरमेंट AO1 थी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफाई वाले सब की रिक्वायरमेंट थी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसकी फोर्थ वाले की, डिस्क्राइब वाले की रिक्वायरमेंट भी AO1 ही है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके अब ये चेंज हो जाना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें भी यू कैन चूज एनी टू फ्रॉम दीज टू। दो अपील रूट्स है ना, अपील टू क्राउन कोर्ट है एक, तो जो ऑटोमेटिक राइट है अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस, जो डिफेंस कर सकता है। केस स्टडीड अपील्स का बारे में आप लिख सकते हैं। लीव, अच्छा हाँ, एक और बात कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ मैं ऑब्वियसली बुक रीडिंग करने तो नहीं आया, ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है। केस स्टडीड अपील अगर आप बता रहे हैं किंग्स बेंच डिवीजन में, तो आप डिटेल से बताएंगे कि केस स्टडीड अपील होती क्या है। अगर आप लीव फ्रॉग अपील का बताएंगे जो सीधी कोर्ट ऑफ अपील में जाती है, तो आप डिटेल से बताएंगे कि लीव फ्रॉग अपील होती क्या है। या अगर आप सुप्रीम कोर्ट का बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि यू विल हैव टू डिस्क्राइब द अबव, कैन नॉट राइट इन पॉइंट्स लाइक दिस, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ सेशन के लिए इस तरह लिखा हुआ है ना, ताकि टाइम बचे। फिर हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड चेंज हो रहा है, हमारा कीवर्ड जो है वो डिस्कस हो रहा है, ठीक है। डिस्कस, इसका मतलब है कि अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डिस्कस का मतलब है यू विल गो टू एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन। ये AO2 और AO3 का क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर डिस्कस लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इस बात को पल्ले से बांध लो। जो सेक्शन A का 10 मार्कर है वो AO2 और AO3 का होता है। जो सेक्शन B का 10 मार्कर है वो AO1 का होता है। समझ आई नहीं आई, मैं दोबारा बताता हूँ। जो सेक्शन A का 5 मार्कर क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम सॉरी, 10 मार्कर, वो नॉलेज, वो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। सेक्शन A का 10 मार्कर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन होता है। लेकिन सेक्शन B का जो A होता है पार्ट, 10 मार्कर जो होता है, वो सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब समझ आ गई कि जब आप सेक्शन A का 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन करनी है। लेकिन जब आप सेक्शन B का 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि पार्ट A होता है, वो सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो डिस्कस वाला क्वेश्चन है सेक्शन A का 10 मार्कर, वो होगा, ये देखें, AO2 एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड AO3 इवैल्यूएशन का। तो डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर आपने डिसएडवांटेजेस बताने हैं जुडिशल प्रेसिडेंट के, जिसके अंदर आप रिजिडिटी बताएंगे, है कॉम्प्लेक्सिटी का बताएंगे, इलॉजिकल डिस्टिंक्शंस का बताएंगे कि होती हैं, ठीक है। जुडिशल प्रेसिडेंट में स्लोनेस ऑफ ग्रोथ का मसला है, डिफ़िकल्टी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग रेशियो डिसाइड एंड डाई फ्रॉम ओबिटेडिक्टा का मसला है, और बहुत कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स भी होती हैं। और यू विल हैव टू एक्सप्लेन दीज इन डिटेल, कैन नॉट राइट इन पॉइंट्स लाइक दिस, जैसा मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आंसर है, ये इसमें एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन दोनों आने हैं, तो इन दोनों के अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डिसएडवांटेजेस के साथ साथ थोड़े से एडवांटेजेस भी, लाइक उसको थोड़ा सा क्रिटिकली लिखना पड़ेगा कि जी रिजिडिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इलॉजिकल डिस्टिंक्शंस होती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो लॉ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उसके अंदर जो है वो रूम है कि लॉ डेवलप हो, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से सर्टेनिटी रहती है, जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से एक सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट बरकरार रहता है, वरना जो लॉ है वो बहुत अनसर्टन हो जाएगा। तो ताकि आपकी AO3 भी सेटिस्फाई हो, अगर आप इसके आंसर में इसको सेक्शन A वाला पार्ट समझ के, इसको शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट समझ के, एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह इसको डील करके आप बस पॉइंट्स में लिखाएंगे कि जी ये डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, तो यू विल गेट हाफ ऑफ द मार्क्स, क्योंकि आप एक एलिमेंट इसका मिस कर रहे हैं, दैट इज AO3 इवैल्यूएशन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन B पे। सेक्शन B जो है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेज
डिजिटल सॉरी डिजिटल कह दिया, एक्सप्लेन द वेज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन AO1 का है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनालिसिस करने की, इवैल्यूएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज़ इसके अंदर उसके मार्क्स ही नहीं मिलने। तो द वेज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंट्रोल्ड, आपको पता है कि आई एम सॉरी फॉर दिस कंट्रोलर थिंग, यहाँ पे कंट्रोल्ड आना है, ये एक टाइपो हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स होते हैं और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जिसको कोर्ट कंट्रोल भी कहते हैं। तो आप सीधा सीधा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये एक्सप्लेन कर देंगे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं, और जुडिशियल रिव्यू के कंट्रोल्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, साथ आप केसेस भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने पूछी ही एक बात है और वो सिंपल है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स क्या होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है जिसका कीवर्ड असेस है, ये क्वेश्चन जो है आपका AO2 एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और AO3 इवैल्यूएशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसका जो कीवर्ड है दैट इज असेस। असेस वेदर दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट। अब यहाँ पे आके अगर स्टूडेंट दोबारा से सारे कंट्रोल्स बोलने लग जाएगा और बताने लग जाएगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, दोबारा इंट्रोडक्शन देने लग जाएगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम भी है। साथ साथ वो स्टूडेंट टेक्निकली एग्जामिनर को ये भी बता रहा है कि भाई मैं पेंडू हूँ और मुझे क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता। उसने नहीं पूछा अब इस पार्ट में कि कंट्रोल्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ऊपर आपने बता दिया ना, इट्स इनफ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ए के बाद जब आप सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं तो यू स्टार्ट इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप बता देंगे जी प्री ड्राफ्टिंग कंसल्टेशन नॉट ऑलवेज कैरिड आउट, रिपील और इनेबलिंग एक्ट का जो मसला है, ठीक है, उसमें इम्प्रैक्टिकल होते हैं वो, एज लॉ स्टिल नीड टू बी मेड। ठीक है, जब आप रिपील कर देंगे इनेबलिंग एक्ट को तो इम्प्रैक्टिकल काम, मतलब ये हरकत बहुत इम्प्रैक्टिकल हरकत है कि आपने सिर्फ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन खत्म करने के लिए वो पूरा एक्ट ही रिपील कर दिया। फिर डेलीगेटेड पावर स्क्रूटनी कमेटी के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो अमेंड कर सके, आपको पता है ऑब्वियसली। यहाँ मैं लेक्चर तो नहीं दे रहा, अफर्मेटिव रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको पता है डिपेंड्स ऑन समवन सीइंग द प्रपोजल। स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, सारे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को देखती है, लेकिन फिर वो भी सिर्फ रिपोर्ट बैक कर सकती है। फिर पब्लिसिटी है कि पब्लिक में नॉट नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है उसमें सिर्फ आप लोकल स्टैंड आई हो तो चैलेंज कर सकते हैं, एक्सपेंसिव है, टेक्निकल है, नीड्स लीगल एडवाइस, नो लीगल एड अवेलेबल, पब्लिक में नॉट नो कि डेलीगेट लेजिस्लेशन चैलेंज भी हो सकती है क्योंकि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चला रही। एक और इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ड्रॉबैक, वो ये लिख सकते हैं आपके, चूँकि सिर्फ एक कोर्ट है किंग्स बेंच डिवीजन जहाँ ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो वहाँ बहुत रश पड़ जाता है, बारी नहीं आती, तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर द केस टू गो टू द कोर्ट, टू रीच द कोर्ट। ठीक है, ये सारे आप बता के, मतलब ये तो सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ना, आपने इसको आंसर ऐसे नहीं करना, आपने बताना है कि जी ये कंट्रोल्स एडिक्वेट हैं लेकिन इनमें ये मसले हैं, अपार्ट फ्रॉम द एडिक्वेसी के जो, मतलब ये मसले होने के बावजूद भी जो काम है अभी तक चल रहा है, और जुडिशियल रिव्यू का काम भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी ये टेक्निकली मसले हैं, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन हाँ काम चल रहा है। ठीक है, आप कभी भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो फारग है, ये तो भाई वो अगर वो चला रहे हैं इस काम को कितने अरसे से, तो चल रहा है तो चला रहे हैं ना, तो आप कभी भी इतनी बड़ी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। याद रखें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंस। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करेंगे अपने पेपर में विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एविडेंस, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे। मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स का, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से ओवर क्लेवर और ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स देखे हैं, इवन वो मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो मुझे उन्हें हम्बल करना पड़ता है, मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं भाई आप लॉर्ड डेनिंग नहीं है, हौसला रखें। एक्स्ट्रा एम ही जा जाके चैट जीपीटी से बात करेंगे, चैट जीपी, ओ भाई चैट जीपीटी को क्या पता कि आप लॉ का पेपर, ए लेवल्स का लॉ का पेपर, मैं भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझे किस पॉइंट पे आंसर, उसको क्या पता कि मैंने वो क्वेश्चन खुद पढ़ना है या किसी को पढ़ाना है।
या मैं ए लेवल्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से पूछ रहा हूँ, उसको क्या पता। आपको एआई को प्रॉम्प्ट्स देने को पहले मास्टर करना पड़ेगा, पहले आपको एआई सीखना पड़ेगा कि उसको प्रॉम्प्ट्स देते कैसे हैं, फिर आप उससे बात करेंगे तो आपको वो वैलिड आंसर देगा। और आप उस टूल से पढ़ रहे हैं जिसने नीचे डिस्क्लेमर दिया होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, तो कैन यू अफोर्ड मिस्टेक्स? ठीक है। और मेरे पास, लाइक, आई विल नॉट नेम एनी स्टूडेंट, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से तैयारी करके गए और यू लेके आए। ठीक है। तो प्लीज़ ये अपने साथ जुल्म मत किया करें, हम्बल रहें। ठीक है। आप अभी, आपको बहुत कुछ सीखना है। डोंट थिंक कि आप 4 किताबें पढ़ के बहुत बड़े स्कॉलर बन गए हैं। ठीक है, स्कॉलर मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो बस हम्बल रहें और सीखें बस। ठीक है, ये वाला माइंडसेट रखेंगे तो आपका अच्छा ग्रेड आएगा। और अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आपका फिर एक्सप्लेन का है जी, रोल ऑफ लॉ कमीशन बता दें। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपको पता है लॉ कमीशन क्या क्या करता है, आप वो सारा छाप देंगे, लिख देंगे। असेस करें जी, व्हाट एक्सटेंट लॉ कमीशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स रोल। आपको पता है कि लॉ कमीशन कितना सक्सेसफुल है। कई उसके जो जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, 85% उसके जो पहले ज़माने में जब वो बना था तो 85% उसको मान लिया जाता था उनकी बातों को, लेकिन अब आपको पता है कि वो बहुत घटता जा रहा है परसेंटेज। और ऑब्वियसली उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो यहाँ पे आप लिख देंगे और बता देंगे कि जी किस हद तक लॉ कमीशन जो है वो अपने रोल में सक्सेसफुल है। अगर इन नटशल मैं बताऊँ तो ये सक्सेसफुल नहीं है, मतलब जिस मकसद के लिए लॉ कमीशन बना था वो मकसद पूरा नहीं कर सके ये अभी भी। 8A कहता है कि एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस एंड रोल ऑफ जूरर्स इन अ क्रिमिनल ट्रायल। सीधा सीधा AO1 का क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा बता देंगे कि जूरर्स क्या करते हैं, क्या करते नहीं, आई बैग योर पार्डन, क्वालिफिकेशन पूछी हुई है उन्होंने और रोल पूछा हुआ है। तो आप पहले क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स दे देंगे, फिर आप रोल के कुछ पॉइंट्स दे देंगे। हेडिंग्स आपने नहीं देनी। ठीक है, आपके लिए हेडिंग्स नहीं है ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। आप बस 2 पैराग्राफ्स भी, इसके सेपरेट पैराग्राफ्स में भी आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो एक लाइन छोड़ देना बीच में, पहले क्वालिफिकेशंस बता देना, फिर रोल बता देना। सिंस ये AO1 है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कोई एनालिसिस या कोई क्रिटिकल को बात करने की, वैल्यूएट करने की ज़रूरत है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिस्कस का वर्ड दिया हुआ है, ये असेस की जगह उन्होंने डिस्कस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इट्स द सेम। रिक्वायरमेंट इसकी वही है, AO2 और AO3, एनालिसिस एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन। डिस्कस एंड असेस आर द सेम थिंग्स। ठीक है, ये 2 कीवर्ड्स डिफरेंट है पर इनका मतलब सेम है। तो आपको पता है कि डिसएडवांटेजेस जूरी के बहुत ज़्यादा हैं। जूरी के प्रॉपर डिसएडवांटेजेस उसकी, आपकी जो बुक है उसके एंड पे सारे मेंशन्ड है। इवन उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है प्रॉपर, उस बॉक्स में बड़े ज़बरदस्त केस एग्जांपल्स के साथ उन्होंने सारी डिसएडवांटेजेस मेंशन की हुई हैं, वो सारी लिख दें। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट दें आप 15 मार्कर के अंदर, मैक्सिमम आउटपुट। और ये 10 मार्कर के अंदर भी सेक्शन बी में। सेक्शन ए में हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि जी एक वर्ड पूछा है तो एक ही वर्ड लिखें, 2 पूछे हैं तो 2 ही लिखें, 3 मार्क्स के 2 पूछे हैं तो 3 मार्क्स के हिसाब से लिखें। ठीक है, एक आपने दबा के सारा कुछ दे देना है सेक्शन ए के क्वेश्चन 5 में, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल प्रेसिडेंट, इसके अंदर मतलब जैसे जी क्वेश्चन है, बिकॉज ये एनालिसिस एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो गिव इट एवरीथिंग यू हैव। देन ए में गिव एवरीथिंग यू हैव लेकिन ओनली फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और बी पार्ट्स में गिव एवरीथिंग यू हैव बट ओनली फॉर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। मैं कैपिटल्स में कह रहा हूँ, कैपिटल्स में, डू नॉट राइट, डू नॉट राइट स्टफ दैट इज नॉट रेलिवेंट टू योर क्वेश्चन। खुदा का वास्ता है, सवाल को लंबा, जवाब को लंबा करने के लिए एक्स्ट्रा मत लिखें, क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ फीड कर दी गई है कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। प्लीज़, सही लिखेंगे तो सही अच्छे मार्क्स आएंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स क्यों आएंगे? आपने, एक स्टूडेंट है उसने एक पेज लिखा स्पॉट ऑन, उसके ज़्यादा मार्क्स होंगे। एक और स्टूडेंट है जिसने 6 पेजेस भर दिए और उनमें से आधे से ज़्यादा रेलिवेंट ही नहीं था, तो वो रेलिवेंट वाले को एक पेज लिखने के ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे 6 पेजेस वाले की निस्बत। तो क्यों लिखोगे ज़्यादा, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? टाइम इसमें बहुत टाइट होता है आपके पास। मैं दोबारा पेपर पे जाता हूँ, आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स हैं और क्वेश्चंस आपने कितने करने हैं? ये वाले सारे और नीचे वाले 2। तो अगर आप ये वाले सारे करते हुए भी 1 घंटा भी लगा देते हैं, जो कि जिसके अंदर माइंड यू के एक डिस्कस का क्वेश्चन भी आता है 10 मार्क्स का, और 6 मार्क्स वाला भी टाइम लेता है, तो अगर आप
1 घंटा लगा रहे हैं सेक्शन ए में, तो नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स ईच बनते हैं। और 1 आवर 30 मिनट्स का ये भी मतलब नहीं है कि पूरे 1 आवर 30 मिनट्स आपके पास है लिखने के लिए। आपने पेपर खोलना है, आपने वहाँ बैठना है, एडजस्ट होना है, आपने पहले एक दफ़ा पेपर को पढ़ना है, पढ़ के आपने ऊपर ताकि याद रहे, थोड़ा थोड़ा एनोटेशन अपने पेपर पे करनी है। इसमें भी 10-15 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। तो टेक्निकली आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स हैं इस पूरे पेपर को करने के। तो प्लीज़ अपने ऊपर रहम करें और एक्स्ट्रा मत लिखें। अगर ये वीडियो लगा है आपको कि ये फ़ायदा है इसका और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, कमेंट, लाइक, उससे मुझे पता चलेगा कि कितनी की इस पे रीच आई है और कितना का मुझे इसका ये सारी एफर्ट पुट करने का फ़ायदा है। इस टाइम टाइम देख लें क्या हो रहा है। इस टाइम सुबह के 5 बजे हुए हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। ठीक है? मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। इस टाइम मैं ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सुबह के 5 बजे मैं अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। बिकॉज़ इस टाइम सुकून होता है, सब सो रहे होते हैं, खामोशी होती है। तो इफ़ यू वांट मी टू पुट दिस एफर्ट टू कंटिन्यू, शो मी। नीचे आपके पास ऑप्शन है लाइक का, कमेंट का, ठीक है? अगर मुझे फ़ील हुआ कि येस, तो आई विल कंटिन्यू, वरना दिस वुड बी द ओनली वीडियो, ओके? तो आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।